मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि हम राजस्व लेखपाल 2020 की जो परीक्षा है उसके अंतर्गत जो हमारा ग्राम समाज एवं विकास है उसकी हम बात कर रहे थे दोस्तों। और पिछली दोस्तों जो हमारी 3 वीडियो थी उसमें हमने ग्राम समाज एवं विकास के एग्ज़ाम पैटर्न और ग्राम समाज और जो विकास है इसकी परिभाषाओं के ऊपर चर्चा की थी। और दोस्तों दूसरी वीडियो में हमने लेखपाल व लेखपाल से संबंधित जो कार्य है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और जो हमारी तीसरी वीडियो थी दोस्तों उसमें हमने खंड विकास अधिकारी व उसके कार्यों के ऊपर चर्चा करी थी। और दोस्तों आज जो हमारी चौथी वीडियो है और दोस्तों इसमें हम जो दोस्तों राजस्व परिषद और उसकी संरचना व दोस्तों साथ में उसके कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए जो पिछली हमारी जो 3 वीडियोज़ हैं और ये आज की वीडियो है, इन चारों वीडियो से दोस्तों आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है दोस्तों वो इन्हीं 4 वीडियोस में से आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राजस्व विभाग की। राजस्व परिषद जो है दोस्तों वो राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम थोड़ी सी एक ब्रीफ में जानेंगे कि राजस्व विभाग होता क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत दोस्तों 5 डिपार्टमेंट्स और हैं या 5 विभाग और हैं। उन्हीं जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो हमारा पहला विभाग है वो हमारा राजस्व परिषद है और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा विभाग है दोस्तों वो हमारा चकबंदी आयुक्त है। तीसरा विभाग जो हमारा है दोस्तों इसके अंतर्गत वो राहत आयुक्त है। और दोस्तों जो चौथा विभाग है वो दोस्तों निदेशक भूमि अध्यापति उत्तर प्रदेश। और जो 5वां दोस्तों विभाग है वो दोस्तों प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ये दोस्तों 5 विभाग है जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों उसमें से जो हमारा पहला विभाग या राजस्व परिषद है इसी के ऊपर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न जो है दोस्तों इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं राजस्व परिषद क्या होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में संपत्ति से संबंधित जो भी न्यायिक कार्यों की जो सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों वो हमारी राजस्व परिषद है, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों रेवेन्यू बोर्ड बोलते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजस्व परिषद दोस्तों वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायिक कार्यों की संस्था है। और दोस्तों राजस्व का जो मतलब होता है वो केवल और केवल पैसा ही नहीं है, ठीक है, बल्कि दोस्तों राजस्व का तात्पर्य जो है वो संपत्ति से संबंधित सभी चीज़ों से होती है। यानी कि दोस्तों संपत्ति से संबंधित जो भी सभी चीज़ें हैं वो हमारी राजस्व परिषद के अंतर्गत आ जाती हैं। राजस्व परिषद का जो वो मतलब केवल पैसा ही पैसा नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों हमारा भूमि हो गया, फसल हो गया और सभी प्रकार के कर जो जैसे कि जो टैक्सेस होते हैं वो सभी हमारे जो राजस्व परिषद के अंतर्गत आ जाते हैं। और दोस्तों संपत्ति के से संबंधित जो सभी रिकॉर्ड व दस्तावेज होते हैं वो भी हमारे राजस्व परिषद के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना जो है दोस्तों वो सन 1831 में कब की गई थी दोस्तों। इससे एक प्रश्न बनता है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना सन 1831 में की गई थी। और कहाँ की गई थी दोस्तों, इलाहाबाद या अब जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद या प्रयागराज में की गई थी। तत्समय विद्यमान एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गई थी। यानी कि दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो उस समय जो भी प्रचलित जो भी कार्यक्रम या व्यवस्थाएं थी उन सबको समाप्त करने के बाद ही इस राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। तब से यह परिषद जो दोस्तों वो शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है दोस्तों जो शासन में क्रियाशील है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारा सन 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति व स्थानांतरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मंडलायुक्तों के कार्यों पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सन 1932 से दोस्तों जो परिषद है हमारा राजस्व परिषद इसको नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों की जो नियुक्ति करना है और साथ साथ इनका स्थानांतरण करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। और साथ ही में जिला अधिकारियों व एवं मंडलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। कब प्राप्त हुआ दोस्तों, 1932 में। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने का अधिकार राजस्व परिषद को कब दिया गया। तो दोस्तों सन 1932 में दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा
सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्य का मुख्यालय लखनऊ तथा प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद रखा गया। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि जो राजस्व परिषद है वो कब उसका न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया। तो दोस्तों सन 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही राजस्व परिषद के न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि जो न्यायिक जो उसकी व्यवस्था है, जो उसकी न्यायिक इकाई है राजस्व परिषद की, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जो न्यायिक इकाई है उसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो लखनऊ में है। और दोस्तों जो प्रशासनिक इकाई है उसका जो मुख्यालय दोस्तों वो इलाहाबाद में है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। न्यायिक जो इकाई है उसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है और जो प्रशासनिक इकाई है दोस्तों उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्व परिषद की संरचना की। तो दोस्तों जो राजस्व परिषद है उसमें 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। दोस्तों यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछता है कि प्रशासनिक जो इकाई है राजस्व परिषद की उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल 2 सदस्य होते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से पूछता है दोस्तों जो राजस्व परिषद की जो न्यायिक इकाई है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों उसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मंडलायुक्त के सहायतार्थ अपर मंडलायुक्त, यानी कि मंडलायुक्त की सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त और जिला अधिकारी की सहायता के लिए अपर जिलाधिकारी है। और उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि राजस्व परिषद की क्या संरचना है एक चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो हमारा राजस्व परिषद की जो इकाई है वो 2 इकाइयों में बांटा गया है, प्रशासनिक इकाई और न्यायिक इकाई। जो प्रशासनिक इकाई है दोस्तों इसमें 2 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो इलाहाबाद में है, यानी कि प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय है वो दोस्तों इलाहाबाद में है। और दोस्तों यहाँ जो न्यायिक इकाई है दोस्तों इसमें कुल 7 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो लखनऊ में है। इसमें जो दोस्तों सबसे ऊपर जो है वो दोस्तों मंडलायुक्त आता है, यानी कि सबसे शीर्ष पर जो हमारा दोस्तों आता है वो मंडलायुक्त आता है सबसे शीर्ष पर। और दोस्तों मंडलायुक्त की सहायता के लिए दोस्तों अपर मंडलायुक्त होता है और उसके नीचे दोस्तों हमारा आता है जिलाधिकारी, यह हमारा डीएम। और दोस्तों डीएम की सहायता के लिए दोस्तों हमारा होता है अपर जिलाधिकारी, जिसको हम एडीएम बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों ये एसडीएम नहीं होता, ये एडीएम होता है, जो कि जिला अधिकारी की सहायता के लिए होता है। अब दोस्तों इसके नीचे हमारा आता है दोस्तों उप जिलाधिकारी, जिसको दोस्तों हम एसडीएम बोलते हैं। और दोस्तों इसके नीचे हमारा आता है तहसीलदार, तहसीलदार की सहायता के लिए नायब तहसीलदार। और उसके नीचे दोस्तों हमारा आता है राजस्व निरीक्षक। और दोस्तों सबसे नीचे हमारा आता है लेखपाल, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आपका ये पूछता है कि सबसे न्यायिक सदस्य में न्यायिक जो इकाई है उसमें सबसे शीर्ष पे कौन है। तो दोस्तों सबसे शीर्ष पे हमारा मंडलायुक्त होता है। और एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछता है कि लेखपालों का ट्रांसफ़र व नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों लेखपालों का जो ट्रांसफ़र और जो नियुक्ति है वो दोस्तों यहाँ पे जिला अधिकारी के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों ये जो सबसे ऊपर मंडलायुक्त जो सबसे शीर्ष अधिकारी है उसके द्वारा नहीं, बल्कि जिला अधिकारी के द्वारा लेखपालों का ट्रांसफ़र व नियुक्ति की जाती है। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि जिलाधिकारी के द्वारा ही लेखपालों की नियुक्ति व ट्रांसफ़र किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्व परिषद के कार्यों की। तो दोस्तों राजस्व परिषद के दोस्तों 2 इकाइयों के कार्य होते हैं। एक प्रशासनिक कार्य जो कि प्रशासनिक इकाई के द्वारा किए जाते हैं और एक न्यायिक कार्य जो कि न्यायिक इकाई के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत दोस्तों हमारा बंदोबस्त आ जाता है, यानी कि दोस्तों जो भी ज़मीन है उससे संबंधित उसके नाम, उसका नंबर, इन सबको तैयार करना या उसको अलॉट करना हमारा बंदोबस्त के अंतर्गत आ जाता है। अब दोस्तों भूलेख के रख रखाव, यानी कि भूमि से संबंधित जो भी कागजात हैं या संपत्ति से संबंधित जो भी कागजात हैं उनका रख रखाव। और अन्य देय वसूली कर, यानी कि जो भी कर हैं, जो भी कर जैसे कि टैक्सेस हैं, जैसे कि नलकूप कर या हमारा पानी कर या हमारा बिजली कर, ये सब हमारा राजस्व इकाई के अंतर्गत, राजस्व इकाई के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। और दोस्तों दूसरा जो इकाई है उसका न्यायिक कार्य है। और न्यायिक कार्य के अंतर्गत दोस्तों हमारा आता है अपीली, यानी कि अपील करना। जैसे कि किसी ने हमारी ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लिया हो तो अपील करें कि हमारी ज़मीन है, इस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है।
या हम कोई वाद विवाद है उसके लिए हम अपील करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा अपीली के अंतर्गत आ जाता है। और निगरानी यानी कि दोस्तों कोई भी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, सरकारी ज़मीन है या किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन है, कोई उस पर कब्जा ना कर ले, इसको हमें जो निगरानी का कार्य है वो न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। और दोस्तों पूर्व अवलोकन यानी कि दोस्तों पूर्व अवलोकन यानी कि जो दोस्तों पहले का जो डाटा है और जो नया डाटा है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो इनकी निगरानी करना दोस्तों पूर्व अवलोकन आता है। ये सब हमारा दोस्तों न्यायिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रमुख या मुख्य क्रियाकलापों की। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमारा सबसे पहला जो क्रियाकलाप आता है राजस्व विभाग के अंतर्गत वो आता है दोस्तों भूमि सुधार कार्यक्रम। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतः विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता प्रदान की गई है। अब दोस्तों भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कोई भी खाली ग्राम, किसी ग्राम में या किसी गांव में कोई भी ज़मीन खाली पड़ी हुई है या उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और सेना में कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, और तो वो भूमि जो है उसके परिवारजनों को दे दी जाती है, ये उसकी प्रथम वरीयता है। और दूसरी वरीयता जैसे कि कोई सेना में कोई व्यक्ति है वो घायल हो गया, विकलांग हो गया, तो वो ज़मीन उस व्यक्ति को यानी कि उस घायल सैनिक को दे दी जाती है, ये दूसरी वरीयता है। और जो दोस्तों तीसरी वरीयता होती है वो गरीब व्यक्ति या जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति का हो तो उस व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए वो ज़मीन दे दी जाती है। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न क्या पूछता है, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है उनको किसके अंतर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछता है, जो ये प्रावधान है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत, यानी कि कोई भी ज़मीन खाली पड़ी गई है तो वह ज़मीन गरीब व्यक्ति या अनुसूचित जाति जनजाति के पास जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है वो ज़मीन उनको दे देना, ये जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न बहुत पूछा था दोस्तों, याद रखिएगा उसको, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा यहाँ पे है वो है तहसील दिवस। तहसील दिवस जो है दोस्तों वो जो आला अधिकारी होते हैं, जो ऊपरी अधिकारी होते हैं, उनके समकक्ष ये आयोजित की जाती है। और ये जन समस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्रों, शहरों व अन्य सुविधाओं के वितरण केंद्रों के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। अब ये दोस्तों पहले दोस्तों जैसा ये प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित की जाती थी, लेकिन 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये प्रत्येक मंगलवार को कर दिया है। कब कर दिया है दोस्तों, प्रत्येक मंगलवार को कर दिया है कि प्रत्येक मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों 2017 में योगी आदित्यनाथ ने तहसील दिवस का नाम बदलकर क्या रखा था, आप ये हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तहसील दिवस का नाम बदलकर क्या रख दिया था। 2017 में दोस्तों नाम बदला था। इससे रिलेटेड दोस्तों ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि तहसील दिवस का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि तहसील दिवस का नाम बदलकर क्या रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में बदल दिया था। और दोस्तों ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तहसील दिवस का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। और दोस्तों अगला जो है दोस्तों वो खतौनी का कंप्यूटरीकरण, यानी कि जो भी खतौनी है दोस्तों उसको कंप्यूटराइज करना, ये एक इसका कार्य है। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबंदी से बाहर 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर लिया गया है। तो दोस्तों इससे प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने ग्रामों की खतौनियों को के अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर लिया गया। तो दोस्तों कुल 99,949 ग्रामों की खतौनियों को कंप्यूटरीकृत कर लिया गया है।
और दोस्तों किसानों को तहसील से कंप्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि 15 रुपये शुल्क देकर उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के हित में कंप्यूटरीकृत खतौनी को इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों यहाँ से भी पूछ सकता है कि किसानों को कंप्यूटरीकृत अभिलेख कितने रुपए में, कितने रुपए का शुल्क देकर उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों 15 रुपये का शुल्क देकर किसानों को कंप्यूटरीकृत खतौनी की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपको और प्रोवाइड करते रहें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो और आपको सबसे पहले ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक पे जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।